नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स जो छात्र हैं वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों सरकार से नाराज चल रहे हैं और क्या है उनकी मांग, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में जुड़े हैं प्रदीप पवन भड़ाना जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय स्टूडेंट आयोग के। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आदर्श राज, जेईई एस्पिरेंट है। रोहन रावत, ये भी जेईई एस्पिरेंट है। अंश कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हैं रोहन रावत। अनमोल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज श्यांकनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अनमोल, जेईई मेंस का मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? मैम बेसिकली मैम इसमें 3 पॉइंट्स है मेन। मैम पहला पॉइंट तो जो हमारा है सबसे पहले वो है 75% क्राइटेरिया का। मैम मैम पिछले साल मैम मतलब मैम पिछले साल 75% क्राइटेरिया नहीं था, उससे पिछले साल भी नहीं था। तो मैम इस साल जो 2021 और 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैम जैसे कई बच्चे थे पिछले साल की मैम जिनके अच्छे मार्क्स थे, अच्छे परसेंटाइल्स थे, उनको कॉलेजेस मिल रहे थे, पर उन्होंने अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए ड्रॉप लिया है। पर इस साल मैम फिर वो एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उनके 75% नहीं थे। और मैम दूसरा है कि मैम जैसे पोस्टपोनमेंट होना चाहिए था। मैम मैम क्योंकि जो नोटिस आया मैम वो हमें बहुत सडन नोटिस आया मैम, मतलब 40 डेज पहले नोटिस मिला मैम, जो यूजुअली प्री कोविड कैलेंडर में भी मिलता था वो 3 से 4 महीने पहले देते थे मैम। और मैम एक है कि मैम जो 2021 वाले एस्पिरेंट है उनके लिए थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए एडवांस का मैम, क्योंकि उनके साथ कई ग्लिचेस हुए थे उसमें। जी, बिल्कुल। मैं पवन जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप प्रेज़िडेंट भी हैं भारतीय स्टूडेंट्स आयोग के, तो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जेईई मेंस का जो मुद्दा है जिसको लेकर आप समय सीमा बढ़ाने की माँग कर रहे हैं, तो इस समय सीमा बढ़ाने की माँग आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? इसकी देखिए वजह क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद श्वेता जी कि आप बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं। और आप जैसे जब तक मीडिया वाले लोग बच्चों का मुद्दा उठाते रहेंगे तो हमारा जो मुद्दा है वो दबेगा नहीं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले वन बाय वन चलता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, या आपके माध्यम से जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक दिन के अंदर वो 2 पेपर दे लेंगे? अगर किसी के पेपर क्लैश कर रहे हैं, एक एक तरफ उनका जेई का पेपर है और एक तरफ उनका बोर्ड का पेपर है, और सेम डे है, या एक तरफ उनका प्रैक्टिकल हो रहा है सेम डे पर, तो वो जेई देना पसंद करेंगे या प्रैक्टिकल देना पसंद करेंगे, या दोनों को एक साथ कैसे दे सकते हैं? जितने भी ये डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर हो, चाहे एनटीए के अंदर हो, चाहे पीएमओ के अंदर हो, जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो ये बच्चों का मुद्दा क्लैश कर रहा है, बोर्ड का पेपर, प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे हैं, अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं जो आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो क्या सेम डे हमारे जो प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सेम डे क्या पेपर दे सकते हैं? एक तो जब बच्चा जेई की प्रिपरेशन करता है ना, उस पर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत तरीके का प्रेशर रहता है, और वो तो प्रेशर अलग है। और ये लोग, दूसरी चीज, ये लोग प्रेशर डाल देते हैं। जिनके जो गलत डिसीजंस हैं, इन डिसीजंस की वजह से बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना अपसेट रहता है कि वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता। वो पढ़ाई करे एक तरफ, या जो इनके गलत डिसीजंस की वजह से जो बच्चा ट्रॉमा में है, जो बच्चा डिप्रेशन में चले गए। अभी कल एक बच्ची ने परसों मेरठ के अंदर सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखाई देती है बच्चों की चीजें? मेरा तो एक मानना सीधा ये है, पेपर किसने देना है? बच्चे ने। सिलेक्शन किसका होना है? बच्चों का। तो ये लोग तानाशाही करके अपना डिसीजन बच्चों पर क्यों थोपते हैं? पहले ये एक अपना सर्वे क्यों नहीं कराते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए? जब सारी चीजें बच्चों को करनी है, तो अरे आप, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें घर के अंदर खाना बनना होता है तो हमारी माताएं कई बार हमसे पूछती है क्या खाओगे, क्या बनाया जाए, हमसे पूछा जाता है ना। तो सेम अगर गवर्नमेंट भी हम चलिए, जी। तो मैं डिस्कस कर रहा था 75% को लेके। जो 75% वाला मुद्दा है, जिन बच्चों के जो ड्रॉपर बच्चे हैं, अभी मैं 12th में जो एग्जाम देंगे उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, तो ड्रॉपर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी लास्ट टाइम बहुत अच्छी रैंक आई थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप ये समझ के ले लिया कि इस बार हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा हमें कॉलेज में मिलेगा।
और उनका जो परसेंटेज था 75% से कम था। अगर ये लोग पहले से बच्चों को इन्फॉर्म कर देते 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले कि इस बार 75% क्राइटेरिया आएगा, तो कम से कम बच्चा इस बार एडमिशन तो ले लेता। इन लोगों ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो ये सारा तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर। जबकि लोग कहते हैं जी जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो नेशन क्रिएटर होता है। अरे किस चीज का नेशन क्रिएटर है? आप लोग तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं रहे। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो कल होता है मुझे, जब कोर्ट ये कहता है कि हम लोगों को तो उतनी पावर ही नहीं है कि हम एजुकेशन के मामले में इंटरवीन करें। ये कोर्ट का बयान है, मुंबई कोर्ट का। जब कल डिसीजन आता है कि हमको तो इंटरवीन करने का कोई हक ही नहीं है, डजंट मैटर कि एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी है या बेकार है। अरे भाई, तो फिर आप लोग ये कोर्ट क्यों चला रहे हो? बंद कर दो, या तो फिर यही बोल दो कि एजुकेशन जो वाले जो मामले है वो कोर्ट में लेके ही मत आओ। क्यों टाइम खराब करते हो बच्चे लोगों का, हम लोगों का, पेरेंट्स लोगों का? क्यों? पैसा भी जाता है ना, फ्री में थोड़ी चीजें होती है। और कोर्ट कह देता है जी, झाड़ देता है कि हमें तो ये पावर ही नहीं है। अरे पावर नहीं है तो फिर मना कर दो सीधा, आप नोटिस लिख के दे दो, ये रूल बना दो। तो ये हर जगह से क्या है, बच्चा तो ऑलरेडी बेचारा इतना स्ट्रेस में रहता है, इतना डिप्रेशन में रहता है, और इन लोगों के गलत डिसीजन की वजह से इतने सारे सुसाइड होते हैं। मैं तो एग्जांपल भी दे रहा हूँ, कल भी हुआ है, उससे पहले भी बहुत सारे सुसाइड होते रहते हैं, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से एक आवाज मैं ये उठाना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज बने ना स्टूडेंट के लिए, वो सारी पॉलिसीज बच्चों से डिस्कशन के बाद बननी चाहिए, एक सर्वे के बाद बननी चाहिए। उससे पहले कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाए, मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि जब तक बच्चों से आप डिस्कस नहीं करेंगे कि बच्चों को क्या चाहिए, आप मनमानी उन पे थोपते रहेंगे। ये तो पहले भी होता था, ये तो अंग्रेज लोग भी करते थे। तो आप लोगों में और अंग्रेज में क्या डिफरेंस रह गया फिर, अगर आप भी सेम बच्चों पर यही सारी चीजें कर रहे हैं? तो मेरा आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर सर से, पीएमओ में प्रधानमंत्री सर से, कि जो भी आप रूल बनाए, जो भी पॉलिसीज बनाए, वो बच्चों से डिस्कशन के बाद बनाए। जी जी बिल्कुल। सर। जी बिल्कुल। मैं आदर्श आपसे जानना चाहती हूँ, जेईई मेंस का जो अभी आप लोगों का मुद्दा चल रहा है, इसमें लगभग कितने एस्पिरेंट्स, कितने ऐसे छात्र हैं जो इससे प्रभावित हैं और जो इस मुद्दे को लेकर अभी परेशान चल रहे हैं? हम अभी लगभग लाखों स्टूडेंट्स पूरे भारत के इसमें परेशान चल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको प्री कोविड वाला पॉलिसी लगाना था तो उनको 4 महीने पहले बताना चाहिए था, लेकिन वो बताए नहीं। और उन 40 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि हम लोग कोविड से पहले का नियम लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अब रोहन आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार के खिलाफ आप छात्रों का गुस्सा क्यों भड़का है, क्यों आप नाराज चल रहे हैं, पूरा मामला क्या है? मैम एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर हूँ और हमारी जे एडवांस की एग्ज़ाम 13 सितंबर को ख़त्म हुई और हमारी जो काउंसलिंग थी वो अभी अक्टूबर एंड में ख़त्म हुई है। हमें प्रिपरेशन का टाइम केवल नवंबर और दिसंबर का मिला और जो एनटीए वाले हैं 15 दिसंबर को अनाउंस करते कि जनवरी में एग्ज़ाम है। हमारे आपको पता है टोटल चैप्टर कितने 90 प्लस चैप्टर हैं और एनटीए वाले चाहते कि हम 35 डे के अंदर 90 प्लस चैप्टर कंप्लीट करें। ये स्वाभाविक है कोई? एक चैप्टर को लगभग पढ़ाने में कई कोचिंग्स में हफ्तों भर लग जाता है और एनटीए वाले चाहते हैं कि हम 35 दिन के अंदर पूरा जे मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ में अभी जो कर्नाटका, असम, बिहार, यूपी के बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के प्री बोर्ड सब क्लैश हो रहे हैं और एसएसबी इंटरव्यू है वो भी डायरेक्ट क्लैश हो रहा है, लेकिन एनटी वालों को कोई फर्क ही नहीं है। कोटा में इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं, उनके माता पिता की किसी को कोई चिंता नहीं, बस एनटी वाले चाहते हैं कि जो प्री कोविड कैलेंडर था वही चले। अब प्री कोविड के लिए बच्चों की जान लेना ये कौन सी बात है? इसी वजह से हमारा गुस्सा फटा एनटी वालों के ऊपर। हाँ, तो मैम देखिए, अभी एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला था तो हम लोगों को ये समझ लीजिए टाइम ही नहीं दिया गया है जनवरी के लिए। हम लोग के पास 90 प्लस चैप्टर है ना? उसमें भी हम लोग को टेस्ट भी देना होता है और मतलब रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन के लिए तो कह रहा बात ही खत्म हो गई, कोई टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, हम लोग कितना पढ़ लें। दूसरी बात, जो बोर्ड्स क्लैश कर रहे हैं बहुत बुरी तरह, जैसे कर्नाटका बोर्ड हो गया, वो आपका पूरी तरह क्लैश कर रहा है ये जैन अटेम्प्ट से, ठीक है मैम। और असम के कई सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो भी क्लैश कर रहे हैं।
ओके मैम। तो कई सारे प्रैक्टिकल्स क्लैश कर रहे हैं, एक ही दिन में हो रहे हैं, और यही बात है मैम, बच्चा जेई का पेपर देगा कि प्रैक्टिकल करेगा कि फाइल बनाएगा बैठ के कि फाइल देगा, ये इस सब में बहुत उलझे हुए हैं बच्चे। और मैम जो कोचिंग क्लासेस हैं उसमें ये समझ लीजिए अभी 30% जाके सिलेबस हुआ है और उसकी एग्जाम में वेटेज 20% भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैम जेई की जो प्रिपरेशन होती है तो उसमें हम लोग को बेसिक से कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो कई सारी, जैसे मैं ड्रॉपर हूँ, तो हमारा तो अभी जाके बेसिक्स ही खत्म हुए हैं, तो हम लोग क्या ही दे के आएंगे जनवरी में, चाहे अप्रैल में हो जाए। और मैम बात रही अप्रैल अटेम्प्ट की, तो उसमें क्या है, बोर्ड्स हैं बीच में बच्चों के सीबीएसई के, 10 दिन बाद आपका पेपर ले रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि आप क्या ही करवाना चाह रहे हैं ना। तो 12वीं वाला कुछ कर पाएगा, ड्रॉपर कुछ कर पाएगा, आप करेंगे कराएंगे क्या, मतलब पेपर किसका करवाना चाह रहे हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। अंश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आप छात्रों की मानसिक स्थिति क्या है, किस दौर से गुजर रहे हैं? मैम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मतलब 75% क्राइटेरिया को लेके, मतलब इसकी वजह से मतलब हम अब इम्प्रूवमेंट भी नहीं भर सकते हैं कि मतलब कि हम दोबारा एग्जाम दे दें और उसके नंबर पे हो जाए। इम्प्रूवमेंट भी नहीं भर सकते हैं, और अब इन्होंने टॉप 20% वाला लाया है, तो उसमें मतलब अगर 100% बच्चों का प्रॉब्लम था पहले, तो अब सिर्फ मतलब 5% बच्चे जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनका सोल्यूशन हुआ है, लेकिन सीबीएसई और आईसी बोर्ड वाले जो है उनका अभी फंसा हुआ है। मतलब ये मतलब एक तरह से ये मतलब बहकाने वाली बात हो गई कि इस तरह का मतलब उन्होंने किया है, एनटीए ने ये दिया है। तो बहुत दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही 75% क्राइटेरिया को लेके, और सबसे ज्यादा। जी, पवन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना मामला कोर्ट में आप लोग लेकर गए, उस पे क्या सुनवाई हुई ये भी आपने बताया। तो क्या अब आप इस मामले को, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे? देखिए मैम, मेरा खुद का मानना ये है कि जब हाई कोर्ट ने कल हम लोगों को ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया वो चीज, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि एजुकेशन के मामले में हम लोग उतना ठीक से इंटरवीन नहीं कर सकते, अगर चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो सही है या गलत है। इवन ये बोला गया था कि चाहे वो गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसीज गलत है तब भी हम इंटरवीन नहीं कर सकते, इतने बड़े एग्जाम को में हम इंटरवीन नहीं कर सकते। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे तब भी यही होगा। मैं तो लास्ट 4-5 ईयर से देखता हूँ कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग कोई मामला लेके जाते हैं, इवन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, वो कभी स्टूडेंट के फेवर में आता ही नहीं है। 99% वो या तो डिसमिस कर देते हैं या कोई बहाना मार देते हैं, जैसे कल भी बहाना ही मारा गया था ये। ठीक है, तो यही होता रहता है। अब इन्होंने बोल दिया जी 75% वाला जो मामला है वो 75% मामला है हम फैब में सुनेंगे। हाई कोर्ट ने बोल दिया फैब में भी यही होने वाला है, फैब में भी ये लोग कहेंगे जी कुछ ना कुछ बहाने मारेंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट से ना हम लोगों का विश्वास उठ चुका है, सारे स्टूडेंट का। और कल तो देखते हुए उठ गया। पहले हम लोग बहुत जगह के लिए गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हाई कोर्ट में गए, और भी लास्ट टाइम भी जेई के लिए गए थे, वो तो डिसमिस हो गया था। नीट के लिए भी गए, बहुत बहुत सारे मुद्दों के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट का कभी जो डिसीजन है ना स्टूडेंट के फेवर में आता ही नहीं है। 99% उसको डिसमिस कर देते हैं। और कल तो कोर्ट ने सीधा सीधा बोल भी दिया कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई मामला है वो हम लोग उसमें इंटरवीन नहीं करते हैं, एससी ने बोला हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल दिया। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इंटरनली अपने बेसिस पे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन कोर्ट में जाने का तो कोई ऐसा नहीं है हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में अभी। छात्रों को, बच्चों को क्या लगता है कि अधिकारी समय सीमा नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर इसके पीछे आप लोगों को वजह कोई और लगती है? आदित्य, आप ही बता दीजिए, क्या लगता है हेलो आपको? मैम, हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम देखिए अभी कुछ टाइम पहले ये समझ लीजिए टीओआई के एक रिपोर्टर थे, तो उन्होंने स्पेस रखा था, ट्विटर पे एक स्पेस होता है, चैट जी। वैट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं तो ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन कई सारे बच्चे ज्वाइन हुए थे, तो उसमें एनटी आके ज्वाइन हो गया था। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, इतने लाख बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब मांग रहे हैं, आप उनका जवाब दे नहीं रहे हो, आप एक जाके टीओआई के रिपोर्टर में स्पेस में जाके ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कहाँ बातें सुन रहे हो बच्चों की और निकल जा रहे हो चुपचाप। इसका कोई सेंस नहीं है। जी। पर
मैं जी बिल्कुल। मैं अंश आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं, तो कितने बच्चे, कितने छात्र इससे प्रभावित होंगे? मैम बहुत सारे बच्चे प्रभावित होंगे और हाँ, इससे तो बहुत 7 से प्रभावित 8 होंगे लाख और बच्चे मतलब प्रभावित होंगे। मेन प्रॉब्लम जो मतलब वो तो तब भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं वो और मतलब पढ़ाई करके कर भी सकते हैं, लेकिन ये 75% क्राइटेरिया जो अगर ये नहीं हटाएंगे ना, तो ये बच्चे मतलब एकदम फंस जाएंगे, कोई कॉलेज भी इनको नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। ये दिक्कत हो रहा है मैम, इम्प्रूवमेंट भी अब नहीं बढ़ सकते हैं, कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, एकदम ऐसा हाल हो गया है। जी, बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा अगर इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लाखों बच्चे जो हैं इससे प्रभावित होंगे। आदर्श, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग कब से अपनी माँग को उठा रहे हैं? ये जो समय सीमा बढ़ाने की माँग है, ये आपने हाल-फिलहाल में तो नहीं उठाई होगी, तो कितने लंबे समय से आप इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? मैम 15 दिसंबर को ही एनटीए वालों ने डेट्स निकाला, उसके बाद से हम लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। जी, तो इसका कोई असर होता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं? मैम असर कुछ नहीं, वो लोग एक बार आके बच्चों से बात कर लेते या कुछ उन लोगों का करना नहीं है, वो डिक्टेटरशिप की तरह एक बार निकाल दिए वही हो गया, ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? अगर आपकी माँग को नहीं सुना जाता है, तो आप छात्रों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आगे आप लोग फिर क्या करने वाले हैं? मैम 15 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, तो उसी दिन से मैम कई सारे लोगों ने मैम विरोध करना शुरू कर दिया था। मैम पवन भैया ने हमारी लगभग नेक्स्ट डे से हमारी मदद करना स्टार्ट कर दिया था। सारे टीचर मैम फेवर में थे कि हम पोस्टपोनमेंट करवाएंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैम फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे बातें टलती गई। मैम एजुकेशन मिनिस्ट्री में मीटिंग की बातें हो रही थी मैम, कई लोगों ने मीटिंग वगैरह की, पर मैम कुछ नहीं निकला। मैम एनटीए में मीटिंग हुई, फिजिकल मीटिंग हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैम ऑप्शन तो मैम इसके बाद तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं मैम। मतलब जैसे कि जिस बच्चे को आईआईटी एनआईटी जाना था, अगर जो उसके 75% नहीं है तो वो जा ही नहीं सकता मैम, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इसके बाद। जी, बिल्कुल। आदर्श, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल करती हूँ, फिर मेरा आखिरी सवाल पवन जी आपसे होगा। आदर्श, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये मुद्दा है जेईई मेन्स में समय सीमा बढ़ाने का, तो इसको लेकर आप लोगों को, आप छात्रों को किस-किस का समर्थन मिल रहा है? मैम इसके लिए हम लोगों को मतलब अच्छे-अच्छे टीचर का समर्थन मिला था, लेकिन वो कोई-कोई बहाना बना के निकल रहे हैं धीरे-धीरे। जैसे बीएम सर बोले ये करवाएँगे, वो करवाएँगे, लेकिन अंत में कल एनटीए ने नोटिस निकाला तो वो करके वो भी हाथ खड़े कर दिए, हम यही करवाने गए थे। वैसे ना वो बहुत बड़े-बड़े टीचर ऐसा-ऐसे करके निकल जा रहे हैं, लेकिन ये पवन भैया अभी तक हम लोगों के साथ चल रहे हैं, और प्रदीप रावत सर, वो दोनों हम लोग साथ चल रहे हैं अभी तक। जी, आदित्य, आप भी कुछ कहना चाहते थे? मैम हाँ, हम लोग जो आवाज़ है मतलब दिसंबर से ही उठा रहे हैं, ठीक है? और अभी तक एनटीए का ना कोई रिप्लाई आया है। इससे हम लोग ये चाहते हैं कि वो कम से कम बात करने तो आएँ पब्लिक में, स्टूडेंट से बात तो करें, ना कि आप किसी रिपोर्टर की तरह जाके वो करें। हम लोग की एज़ अ स्टूडेंट हम लोग की ये माँग है कि मैम पेपर जो है अप्रैल में थोड़ा शिफ्ट हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मई में हो जाए, और जो एडवांस होगा वो जून में हो जाए, जून लास्ट तक हो जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन का पोस्टपोनमेंट होगा इससे, और सब काउंसलिंग अपने टाइम पे होगी। इससे कोई फ़र्क भी नहीं आएगा शेड्यूल में, और 75% हट जाए। बस यही माँग है हम लोगों की। कि छात्रों की माँग क्या-क्या है जिसको लेकर आप लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं? और साथ ही पवन जी, इनका समर्थन करने में आप लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है और कैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया? थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले जो बच्चों की डिमांड है ना, वो जेन्युइन डिमांड है। सबसे पहले डिमांड तो यही है कि पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। आपने 37 डेज या 35 डेज पहले आप बच्चों को अनाउंस करके बताते हैं जी आपका पेपर है, तो ये क्या
क्लास टेस्ट तो है नहीं कि क्लास टेस्ट है, आपने 2 दिन या 10 दिन पहले बता दिया है, 1 महीने पहले बता दिया है कि ये आपका क्लास टेस्ट होने वाला है। ये इतना बड़ा लेवल का जेईई टेस्ट होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का, और बच्चा ऑलरेडी डिप्रेशन में रहता है, और आपको उसको ये चीजें 35 डेज पहले बता के फिर से डिप्रेशन में उसको डाल देते हैं। तो हमारी सबसे पहले बच्चों की जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल के अंदर होना चाहिए, और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। पता नहीं क्यों बच्चों के साथ, मैं नहीं समझता कि ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, डोंट नो। या अगर चाहे तो आराम से कर सकते हैं, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, दूसरी डिमांड ये है कि बच्चों का जो 75% है वो बच्चों के लिए रिमूव होना चाहिए। 75% क्राइटेरिया ये किसी भी कीमत पे इस साल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर ये चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये आज अनाउंसमेंट कर दें कि नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल होगा, ताकि बच्चा बोर्ड में भी अच्छे से प्रिपरेशन करे, वो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर सके या एडवांस में उसको जो करना है वो। कल को बच्चा अगर ये कहता जी 75% रिमूव हो नेक्स्ट ईयर, तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे उसको, लेकिन इस बार रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर अगर ये उसको एप्लीकेबल करना चाहते तो अभी आज ही अनाउंस कर दें जी नेक्स्ट ईयर रहेगा। थर्ड डिमांड, जो बच्चे जो 21 के पास आउट थे, जिनके लास्ट ईयर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई या 20 के थे, उनको टेक्निकल ग्लिचेज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, किसी का माउस खो गया, किसी का सिस्टम ही हैंग कर रहा है, बहुत किसी का स्क्रीन जूम कर रहा है, जो इस टाइप के बच्चे हैं उनको भी एक अटेम्प्ट चाहिए। ये हमारी 3 डिमांड है गवर्नमेंट से, और ये गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। हम इसके लिए एनटीए में भी गए, एनटीए कहता है हमारे तो कुछ हाथ में ही नहीं है, पीएमओ जाओ। अब पीएमओ मन की पीएमओ क्यों जाए, कहते जी सारा ऑर्डर वहीं से आता है पीएमओ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी वही करेगी जो पीएमओ करेगा। अब उनको ये पता है कि पीएमओ के अंदर इतना आसानी से एंट्री मिलती नहीं है, किसी को वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो इन लोगों ने सीधा पीएमओ बोल दिया। ठीक है, दूसरा हमने कोशिश भी की पीएमओ में भी जाने की, लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे, क्योंकि सीधी उंगली से तो कभी घी निकलता नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि बच्चे भी उग्र हो जाए, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग उग्र होकर कोई काम करें। तो हम तो अभी भी इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि या तो सीधी उंगली से घी निकल जाएगा, अदरवाइज टेढ़ी तो फिर करनी ही पड़ेगी, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हम तो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है इस टाइम पे। तो हमारा तो गवर्नमेंट से यही है कि ये बेचारे भोले वाले बच्चे हैं, जो इनकी डिमांड है उसको सीधी उंगली से इन पे एक उपकार कर दिया जाए, एक मम्मा की तरह। ठीक है, अदरवाइज दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं, वो अपनाने पड़ेंगे मजबूरी में हम लोगों को फिर। और फिर आप लोग कहते हो जी बच्चों ने गलत कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया। ये बच्चों की गलती नहीं होती है, गलती तो इन्हीं लोगों की होती है। वो गुरु क्यों बनता है बच्चा, कुछ ना कुछ तो पीछे लॉजिक है। बताइए, इन लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है भाई मिल लो, ये मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, बताइए मुझे। ये इतना बड़ा सिस्टम है, ये किसके लिए, बच्चों के लिए है ना। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, बच्चों पर अन्याय हो रहा है, और अन्याय की सीमा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, एक लिमिट होती है हर चीज की सहने की। तो लोग सह रहे हैं अभी, एकदम से किसी दिन ये जो पाप का घड़ा है फूटेगा, और ऐसा फूटेगा कि ये संभाल नहीं संभाल पाएंगे ये लोग। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है आपसे। जी, बिल्कुल, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे, जिससे देश, समाज का अनहित हो। और मैं ये भी आपसे जानना चाहती थी पवन जी कि सोशल मीडिया को आप लोगों ने इस आंदोलन का हथियार कैसे बनाया? कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया से ना जो आवाज उठती है ना, वो सिर्फ आप लोगों तक पहुंचती है, कुछ लोगों तक पहुंचती है, सब तक तो पहुंच ही नहीं रही है। अभी आपने बोला जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि कुछ हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी गर्दन काटी जा रही है तो अपने आप को नहीं बचाओगे क्या? आप हाथ पैर नहीं मारोगे या चुप ऐसे ही कटा लोगे गर्दन अपनी? श्वेता जी, मेरा आपसे सवाल है ये। बिल्कुल, हाथ पैर तो बिल्कुल, लेकिन मारोगे ना? देखिए हम कुछ भी बिल्कुल आप अगर जो कह अगर रहे हैं आप समझ रही हूँ, अगर आप लेकिन डूबोगे, उग्र अब मैं नहीं आपसे होना पूछ रहा हूँ, है हमें। अगर आप डूबोगे तो हाथ पैर तो मारोगे ना, या आसानी से बिल्कुल, डूब लेकिन जाओगे? बिल्कुल, लेकिन अभी डूबने वाली स्थिति नहीं है पवन जी, और हमें देखिए आप एक टीचर हैं, आप आप बच्चों को आपसे पढ़ा रहे हैं, श्वेता लेकिन जी, मैं उग्र डिस्कस नहीं होना है नहीं हमें। नहीं मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ, कल बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इससे बुरा और क्या डूबेंगे? आप ये चाहते हैं कि सारे बच्चे सुसाइड करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार अभी की अभी वो बहुत ही मेरठ में लड़की ने संवेदनशीलता सुसाइड है किया ये। है, उसके उसके पेरेंट्स से आप डिस्कस कीजिए क्या गुजर रही है उन पर। क्या नहीं, ये मैं नहीं बिल्कुल दिखता है आपकी बातों इस को समझ गवर्नमेंट रही को? हूँ पवन जी, ये सरकार की असंवेदनशीलता है, जिसकी वजह से छात्र जो है वो देश का भविष्य होता है,
देश निर्माण करना छात्रों के हाथ में है और उनके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही है, ये बेहद निंदनीय है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पवन जी, आप समझ रहे होंगे। जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल चीज समझ रहा हूँ। तो इससे पहले ये गवर्नमेंट को भी तो समझना चाहिए ना। बिल्कुल। अब मेरा सपोज मैं अब मेरे घर में चोरी हो रही है, तो मैं आवाज नहीं उठा सकता उस चोरी के खिलाफ? बिल्कुल। मेरा तो संविधान में राइट्स है ना आवाज उठाना भी। अगर आवाज नहीं उठा सकता तो ठीक है, मना कर दीजिएगा जी, आवाज भी नहीं उठा सकते आप ऐसे ही डूबते रहिएगा, मरते रहिएगा, बच्चे सुसाइड करते रहेंगे। मैम मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी, मैम मेरा एक घर के बगल का एक दोस्त है, उसके पापा ने घर का जमीन बेच के उसको पढ़ाने के लिए कोटा भेजा। वो तो ये नहीं जानते थे कि 75% का क्राइटेरिया हट जाएगा, लेकिन वो बच्चा कोटा में परेशान है और कि कह रहा है कि मैं घर नहीं आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके लिए अब क्या नहीं, होगा? बिल्कुल मैं वही तो कह रही हूँ आदर्श जी, पवन जी, मैं वही कह रही हूँ कि सरकार जो असंवेदनशील रवैया अपना रही है उसको छोड़कर जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं कि हम उग्र हो जी, जाए, मैं ऐसी चीजें एग्री करें। आप करता हूँ, समझिए। मैं एग्री करता हूँ आपकी चीज से। तो बताइए फिर कोई दूसरा रास्ता बताइए, क्या करें आप बताइए। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं मैम हमारे पास। तो आपको मैं एक छोटा मैम सा हमने एग्जांपल तो ये दूं। मुद्दा अक्टूबर अंत से ही उठाया था। लास्ट टाइम जो नीट का मुद्दा उठा था, नीट वाले बच्चों का, पीएमओ में मीटिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल मना। हम लोगों ने बोला हम प्रधानमंत्री हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तुरंत मीटिंग होगी, तुरंत। उससे पहले कहाँ सो रहे थे ये लोग? क्या तब नहीं सुनाई दे रहा था इनको? यहाँ पर देखिए, इस देश के अंदर ना पवन जी, इस आपके सवाल का जवाब आपने खुद दिया। आप लोगों ने प्रदर्शन की बात की, आप लोगों ने धरना की बात की, लेकिन शांति प्रिय ढंग से। तो ये आपका अधिकार है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट ये बेचारा ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ करेगा, लेकिन अपनी बात को तो रख सकता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो कर सकता है ना। राइट। तो ये बिल्कुल। बिना 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 प्रोटेस्ट किए क्यों नहीं सुनते हैं ये लोग? यही तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि बिना आंदोलन किए, बिना धरना प्रदर्शन किए कोई भी सही मुद्दे पर बात नहीं की जाती। मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी सिर्फ पार्टियों की होकर रह गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि सही मुद्दे पर कभी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलती। या मीडिया में अगर हम देख लें या किसी संसद में देख लें, कहीं कोई चर्चा नहीं होता ऐसे विषयों पर जहां जेन्युइन तरीके से लाखों बच्चों के साथ या बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जाता है। ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको लेकर कितने सारे छात्र पीड़ित हैं। तो सरकार को ये असंवेदनशील रवैये को छोड़कर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चों की मांग को सुनना भी चाहिए। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है जुडिशरी। आज हमने देख भी लिया उनका पावर भी क्या है। हम बच्चे पिछले साल भी कई बच्चों ने उठाया था, उन्होंने साफ मना किया क्योंकि उनको पावर ही नहीं है। तो ये कैसा डेमोक्रेसी है फिर? हम बच्चों ने तो अक्टूबर अंत से ही शुरू किया था कि डेट्स ना अप्रैल में रखा करो। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर को पता चल गया, बट स्टेक होल्डर्स को कुछ नहीं पता चल गया। उन सीधा दिसंबर 15 को नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू और कोई आरक्षण विंडो भी नहीं है। तो ये तो सीधा बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उड़ा रहे धर्मेंद्र प्रधान जी। तो हमें कोई माइंड भी नहीं कर रहा। और और मैम एनडीए एक दिन तो 1 नवंबर को विनीत जोशी सर से पूछा भी गया था जेई मेंस के डेट्स के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी तक जेई मेंस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं चल रही है। 1 नवंबर की बात है ये। जी, और उसके 8 पहले सितंबर के एक आसपास आर्टिकल में शायद, आया था जेई मेंस 8 के डेट के सितंबर के आसपास बारे में उन्होंने आया बोला था। था कि हमारी बात नहीं हुई अभी डेट्स की। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप रावत जी भी। बहुत-बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप और पवन जी मिलकर इन स्टूडेंट्स की मांग को लगातार उठा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? देखिए, पहले धन्यवाद मुझे शो में इनवाइट करने के लिए, और देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रोड पे था, ड्राइविंग था।
बट जहाँ तक बच्चों के लिए सवाल उठाने की बात है, हमने पवन भाई भी जानते हैं कि हम एनटीए भी गए थे। एनटीए वालों ने हमें सीधा दो टूक जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने तो सिर्फ एक टेस्टिंग बॉडी की तरह काम करना है। तो हमें लगा कि जब उनसे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता है तो फिर हमने नेक्स्ट यही स्टेप ट्राई किया कि हम, आपको पता ही है, मुंबई हाई कोर्ट गए और मुंबई हाई कोर्ट में कल डिसीजन आया, जैसे आपको पता ही होगा। ऑल्दो कई लोग कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डिसीजन नेगेटिव है, मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमें एक विंडो ओपन रखी है, पहली वाली, कि फरवरी में हम दोबारा उनके पास आ सकते हैं 75% क्राइटेरिया को हटाने के लिए। पहला उन्होंने ऑप्शन ये ओपन रखा है और सेकंड ऑप्शन ये ओपन रखा है कि कोर्ट ने भी अंडरस्टैंड किया है कि बच्चों की मांग जेन्युइन है, टाइम उनको जो 40 डेज का मिला है वो कम मिला है, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम पर आके हमको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट के लिए जीमेंस के लिए मांग सकते हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों विंडोज हमारे लिए खुली हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ऑल्दो दे सिंपैथाइज विद द स्टूडेंट्स की बच्चों के जो मांगे हैं वो जायज़ भी हैं और उनको माना भी जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक अजीब सा कानून है कि जो बने बनाए कानून है एजुकेशन पॉलिसीज में, उनमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा कोर्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा कानून है कि जिसमें कोर्ट खुद कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक तो हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि हम एजुकेशन पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले तो ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत है। हम क्यों अंग्रेजों के ज़माने के ऐसे कानून को मानते चले आ रहे हैं जिस कानून की वजह से बच्चों को सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो हमारी जो बच्चों के लिए लड़ाई है वो पहले भी जारी थी, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसे कानून में खास बदलाव की जरूरत है जहाँ पे जो वादी हैं और जो जजेस हैं दोनों समझ रहे हैं कि बदलाव की जरूरत तो है, लेकिन कानून ने सबके हाथ बांध रखे हैं। तो ऐसे कानून में मेरे हिसाब से बदलाव की जरूरत तो है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, मैं जानना चाहूँगी प्रदीप जी कि आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से जनवरी की डेट बच्चों को दी गई है और आप लोग माँग कर रहे हैं कि अप्रैल में होना चाहिए, तो इस दौरान आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं कि डेट को टाला जाए, और अगर नहीं टाला जाता, तो क्या रणनीति अपनाएँगे आप? ओके, तो जैसे मैंने अभी बोला भी कि अगर जनवरी की डेट तो 99% है कि वो टलने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो एनटीए को कहीं ना कहीं ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट का सहारा भी मिल गया कि उन्होंने बोला जनवरी के अटेम्प्ट को कैंसिल नहीं करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिस जिस एंगल पे जहाँ जहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जनवरी के अटेम्प्ट को मिस ना करें, उसको दें, जितना उन्होंने पढ़ाई करी उसकी तैयारी करें, उसको हिसाब से एग्जाम दें। हम अटेम्प्ट ट्राई करेंगे थर्ड अटेम्प्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अप्रैल में अटेम्प्ट है वो तो होनी है, उसकी तैयारी तो बच्चों ने करनी है। उसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि मई के महीने में एक अटेम्प्ट मिल जाए, तो जनवरी के अटेम्प्ट में अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट मिल जाए जो मई के महीने में हो, ताकि जो बच्चों को जी एडवांस से पहले अटेम्प्ट बेसिकली 2 ढंग की मिल जाए, क्योंकि कल की जो जनवरी की जो अटेम्प्ट है उसे बच्चे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर अटेम्प्ट जो अप्रैल की है और उसके बाद मई में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, तो बच्चों के साथ न्याय मुझे लगता है हो पाएगा। तो ये मिलके काम करेंगे हम आगे, अनूपा जी से, पवन बडाना जी से, सुखपाल जी, हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे क्या करना है, बच्चों की सलाह लेंगे और फिर आगे इस पे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी क्या करना है आगे। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी, प्रदीप जी, जेईई एस्पिरेंट्स के सभी छात्रों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो छात्रों की आवाज़ को आप लोग उठा रहे हैं। आप सभी जुड़े रहिए, देखते रहिए आज शंखनाद। थैंक यू।